हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम। पाठ 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पाठ 2 है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। पाठ 3 है संश्लेषित रेशे एवं और प्लास्टिक। पार्ट 4 है धातु और अधातु। पार्ट 5 है कोयला और पेट्रोलियम। पार्ट 6 है दहन एवं ज्वाला। पार्ट 8 है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। पार्ट 11 है बल तथा दाब। पार्ट 12 है घर्षण। पार्ट 13 ध्वनि। पार्ट 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। पार्ट 16 है प्रकाश। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 2 सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो हम यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं पार्ट 2 सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारी जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 24 एवं 25 पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जंतुओं में रोग। तो जंतुओं में रोग क्या है? हैजा कैसे होता है? जीवाणु के द्वारा। खसरा कैसे होता है? वायरस के द्वारा होता है। और देखिए हैजा जो है यह क्या है? जीवाणु द्वारा होता है। यह जल और भोजन में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण करने से हम हैजा का उपाय या बचाव कर सकते। फिर है खसरा। खसरा क्या है? एक वायरस है और यह वायरस के द्वारा होता है। वायु से, इसका संचरण वायु से होता है और यह रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करने से खसरा क्या है में बचाव हो सकता है। फिर अगला है पौधों में रोग। यह जंतुओं में रोग था। फिर पौधों में रोग। पौधों में रोग जो है हमारा वह नींबू कैंकर। तो नींबू कैंकर क्या है? जीवाणु के द्वारा होता है। यह कैसे होता है? जीवाणु के द्वारा। इसका संचरण का तरीका क्या है? वायु। और गेहूं की रस्ट, ये क्या है? कवक द्वारा, और यह वायु एवं बीज में होता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा। बच्चों आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमें विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 18 पर चित्र दिया हुआ है। इस चित्र से हमें इसका उत्तर, जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका हमें क्या करना है? यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या? तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड है। क्या है? राइजोपस। इसे क्या कहते हैं? राइजोपस भी कहते हैं। और अगला है, यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है? इसका वर्ग क्या है? तो यह सूक्ष्म जीवों के कवक वर्ग में आता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जो प्रतिजैविक है इसका उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 21 पर। प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर की सलाह व आवश्यकता अनुसार तथा इसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक लेने पर यह शरीर के लिए उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम या फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए प्रतिजैविक क्या है? डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर
3 प्रतिजैविक का उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 26 के पैराग्राफ ठंडा और गर्म में। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है हमें कि पहेली ने दही जमाने के लिए, उसे दही जमाना था और उसने क्या किया कि गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो वह दही नहीं जमा। तो देखिए दूध को गर्म करने के कारण दही जमाने के लिए आवश्यक जीवाणु नष्ट हो जाने के कारण दही नहीं जमा। उसने क्या उबालने से, दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, तो उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो और इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। तो इसीलिए दूध गर्म हो जाने के कारण दही जमाने के लिए आवश्यक जो जीवाणु थे वह नष्ट हो गए, जिसके कारण दही नहीं जमा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है? जो मित्रवत सूक्ष्मजीव है यह क्या होते हैं और यह हमारे लिए क्यों उपयोगी है? इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 पर। तो इसका उत्तर हमें पैराग्राफ 2 में खोजना है। मित्रवत सूक्ष्मजीव जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी व सहायक होते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे दही, पनीर, अचार, पापड़, सिरका, प्रतिजैविक, चाय पत्ती, एल्कोहल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में मित्रवत जीव उपयोगी होते हैं। मित्रवत जीव क्या है? जो कि हमारे लिए आवश्यक है, हमारे शरीर की पौष्टिकता मतलब अन्न की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है उसे हम क्या कहेंगे? मित्रवत सूक्ष्मजीव। मित्रवत सूक्ष्मजीव हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी व सहायक होते हैं। यह जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते, जैसे दही, पनीर, अचार, पापड़, सिरका, प्रतिजैविक, चाय पत्ती, अल्कोहल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में उपयोगी होते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? जो वैक्सीन है, वैक्सीन का टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा टीका हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। टीका क्या है? हमारे शरीर में आने वाले जो जीवाणु हैं, वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है। टीका क्या है? एक शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। तो देखिए जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यदि प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा है, तो इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। जैसे कि हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों का वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। तो इस तरह से वैक्सीन हमारे शरीर में कार्य करता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? 19 और 20 में। तो देखिए पहेली ने क्या किया था, एक आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाला। तो उसने देखा कि 2 घंटे पश्चात उसका आटा फूलने लगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न
आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है? जो आटा फूल रहा है उसमें ईस्ट किस प्रकार सहायक है? तो देख, ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, जिससे आटा फूल जाता है। क्या होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है और आटा फूल जाता है। फिर है हमारा ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? जो ईस्ट है इसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री और केक के उद्योग में किया जाता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर ले। जो ईस्ट चावल के आटे में जो किण्वन क्रिया में सहायक होते हैं, चावल आटा हो या दूसरा कोई सा भी आटा हो, तो ईस्ट डालने से क्या होता है, किण्वन क्या होती है, जिसमें हम डालते हैं वो चीज़ क्या होती है, फूलने लगती है। तो इस तरह से ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है, क्योंकि ईस्ट डालने से किण्वन क्रिया होने लग जाती है, जिससे आटा फूलने लगता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं? जो हमारा साधारण नमक है उसको हम किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग में करते हैं? तो इस प्रश्न का विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 के पैराग्राफ 2 में मिलेगा हमें। साधारण नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षक के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षक में भी किया जाता है। इससे क्या होगा, जैसे सामान्य नमक का उपयोग कहाँ करते हैं? मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो इस तरह से साधारण नमक का उपयोग परिरक्षण में किया जाता है। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए नाइट्रोजन चक्र, तो नाइट्रोजन क्या है और इसका चक्र कैसे, हम आपको बताएंगे। इसका उत्तर हमें मिलेगा हमारे विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 पर। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 9, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो नाइट्रोजन क्या है? देखिए हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु एवं उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन चक्र का आरेख। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, यहाँ पर देखिए उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। फिर है जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, और यहाँ पौधों द्वारा अवशोषण। तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर पौधों द्वारा अवशोषण, फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। फिर से वह कहाँ आ रहा है? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक के बाद क्या होता है? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। फिर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, फिर जिसका क्या होगा? तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर वह कहाँ मिलेगा? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। फिर यहाँ से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यह कहाँ आएगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण में आ जाता। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करके फिर से वह कहाँ आ जाता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन चक्र है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बना लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, हमारे प्रश्न क्रमांक 24 की सारणी में। यहाँ पर रोग दिया हुआ है और रोग कारक, संचरण और इसके बचाव के उपाय। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्षय रोग। क्षय रोग क्या है, जीवाणु से क्षय रोग होता है और इसका संचरण क्या है, वायु। और यह बचाव के उपाय, रोगी व्यक्ति को अलग रखना। रोगी व्यक्ति को जब हम अलग रखेंगे तो यह क्षय रोग क्या है, समाप्त हो जाएगा। फिर खसरा। खसरा क्या है, यह एक प्रकार का वायरस है जो वायु के संचरण से होता है। रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए, इसमें भी हमें रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। फिर है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, एक प्रकार से वायरस है जो वायु से फैलता है, वायु के संचरण से, संपर्क से। तो रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए, इसमें भी अलग रखेंगे तो चिकन पॉक्स जल्दी समाप्त हो जाएगा। फिर है पोलियो। पोलियो क्या है, एक वायरस है जो वायु और जल से रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। फिर है हैजा। हैजा क्या है, जीवाणु द्वारा होता है। जल या भोजन से व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों से हम इसका बचाव कर सकते हैं। फिर है टाइफाइड, जीवाणु द्वारा होता है, जल से इसका संचरण होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण इसका बचाव है। फिर है हेपेटाइटिस। यह क्या है, वायरस है, जल के द्वारा इसका संचरण होता है। यह इसका उपाय है, उबला जल एवं टीकाकरण करके हम इसका बचाव कर सकते हैं। फिर है मलेरिया। मलेरिया क्या है, रोग कारक इसका प्रोटोजोआ है। इसका संचरण मच्छर के द्वारा होता है और इसका उपाय, हम इसका बचाव कैसे, मच्छरदानियों के प्रयोग द्वारा और मच्छर मार के द्वारा हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा। बच्चों आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का पाठ 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु।